डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को समझेंगे। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझने से पहले हम ये मुनासिब समझते हैं पहले एक बार सेल की डेफिनेशन को मैं रिमाइंड कर दूं कि सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, सेल कितने तरह के होते हैं जनरली। तो आइए हम सबसे पहले सेल की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल किसी भी जीव शरीर के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। कोशिकाएं क्या है? तो किसी भी जीव शरीर यानी जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु चाहे वो प्लांट किंगडम्स के हों, एनिमल किंगडम्स के हों या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, तो उनके जो शरीर होते हैं, उनका बॉडी होता है, वो सेल्स के बने होते हैं, कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और वो सेल क्या है? तो जीव शरीर के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब ये सेल दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियस के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सेल्स को यानी कोशिकाओं को दो टाइप में विभाजित किया गया है। एक जो टाइप है पहला, वो बहुत सिंपल सेल होता है जिसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसका बॉडी बहुत सिंपल होता है। उसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी सच्चा न्यूक्लियस यानी कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बिना विकसित न्यूक्लियस के होता है, वो विकसित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डीएनए, वो सेल साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी एक विकसित न्यूक्लियस उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस न्यूक्लियस के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर केंद्रक की अनुपस्थिति और उपस्थिति के आधार पर सेल्स को दो भागों में बांटा गया है। जितने भी सेल्स हो सकते हैं दुनिया भर के, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो सिंपल होता है, बिना न्यूक्लियस के होता है, और दूसरे को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स के जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस सेल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं,
इसी का जिक्र करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के कंसेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका सेल्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सेल के साथ आप इस सेल को देखिए कि ये है एक एनिमल सेल, और एनिमल सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के सेल होते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो एनिमल्स जितने हैं, प्लांट्स जितने हैं, मानव और चाहे जिस तरह के भी एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग मानव यानी कि ह्यूमन, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है कि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका। जैसा कि मैंने कहा कि न्यूक्लियस के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर सेल दो टाइप के होते हैं। पहले को यूकैरियोटिक कहते हैं, दूसरे को प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो हम इस वीडियो में यूकैरियोटिक का जिक्र कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर कि ये यूकैरियोटिक सेल का एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, जिसमें दिखाया गया है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, और इस केंद्रक के चारों तरफ साइटोप्लाज्म फैला हुआ रहता है, और केंद्रक प्लस साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक सेल इन्वेलप होता है, यानी कि बाहर से एक सेल इन्वेलप के अंदर ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है। तो व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? Eukaryotic cells are well organized nucleus containing cytoplasmic mass of a cell which is enclosed by a cell envelope। यानी कि सेल इन्वेलप से घिरे हुआ ऐसी आकृति जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का डिफिनीशन क्या हुआ? यूकैरियोटिक सेल का डिफिनीशन ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म का एक मास, एक लंप जो चारों तरफ से एक सेल इन्वेलप से घिरा हुआ हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। उसमें से कुछ सेल्स कंपोनेंट्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और दूसरा कुछ कंपोनेंट्स बिना मेम्ब्रेन का होता है। तो मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर मेम्ब्रेन से घिरे हुए बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो अब एक नया डेफिनेशन क्या हुआ यूकैरियोटिक सेल का? यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल को कहेंगे जिसमें न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारे मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल्स हो, यानी कोशिकांग हो। कोशिकांग मतलब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें हो,
गॉल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, फ्लैजिला, तो ये बाहर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, पेरोक्सिसोम, ये सारे के सारे कोशिकांग हैं जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो सेल के अंदर पाया जाता है तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग। इंट्रा मतलब विद इन, अंदर। तो डेफिनेशन क्या होगा कि यूकैरियोटिक cells are such a type of cells in which membrane enclosed intracellular organelles are found। न्यूक्लियस तो होता ही है जिसके आधार पे इसकी डेफिनेशन कहा गया है। उसके साथ साथ बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, ये सब क्या है? कोशिकांग है जो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, अंदर कोशिका के अंदर होता है। और ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं सब के सब यूकैरियोटिक सेल हैं, इसलिए सेल के बने होते हैं। इसलिए हम जो इंसान है, मानव, ह्यूमन, वो क्या है? तो यूकैरियोट्स हैं। हजारों करोड़ों की संख्या में लगभग 10 to the power 13 नंबर ऑफ सेल्स हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल से अमीबा भी बना होता है। उस अमीबा के अंदर, क्योंकि अमीबा एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा हुआ, आपको यूकैरियोटिक सेल में जैसे ईस्ट हुआ, फंजी, यूनिसेलुलर फंजी, इस एक ही सेल के अंदर लाइफ के सारे प्रोसेसेस चलते हैं। जैसे डाइजेशन हुआ, गैसियस एक्सचेंज हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, जितने भी लाइफ के प्रोसेसेज हैं जो जरूरी है किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, वो सारे के सारे प्रोसेसेस एक ही सेल के अंदर होते हैं। इसीलिए सेल को कहा गया कि यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Structural as well as functional unit of living organisms are cells। किसी ऑर्गन को, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आईज हैं, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, बहुत सारे सिस्टेमिक ऑर्गन्स हैं। लेकिन किसी ऑर्गन्स को हम यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कहे। साइंटिस्ट जो है यूनिट ऑफ लाइफ कहा किसको? एक सेल को। आंख का अपना काम है करना, सिर्फ एक ही काम करेगा, देखने का। ब्रेन का काम है सोचने का, और जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का पूरे बॉडी का। रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में। डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो किसी को कहा नहीं गया कि साहब ये यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन सेल, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं अमीबा की, तो उसमें सारे लाइफ के प्रोसेसेस चल रहे हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म हो, उसमें एक्सक्रीशन भी होता है और उसमें रेगुलेशन भी होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है, ग्लाइकोलाइसिस भी,
क्रेब साइकिल भी चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए सेल को कहा गया कि यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु है वो सारे के सारे या तो एक सेल के बने होते हैं, नहीं तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। तो चलिए, ये है कोशिका यानी यूकैरियोटिक सेल की हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेट में क्या क्या होगा? सेल इन्वेलप है, सबसे बाहर से घिरा होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है, फिर न्यूक्लियस है। सेल इन्वेलप में दो चीजें होती है, सेल वॉल जो प्लांट में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। बाहरी उसकी जो बाउंड्री होती है उस एक रिजिड सेल वॉल यानी बहुत सख्त जो है सेल की एक बाहरी बाउंड्री होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। फंजी में भी सेल वॉल पाए जाते हैं। जितने लोअर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स है, सब में सेल वॉल होता है। इवन बैक्टीरिया में भी होता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी ये सारी चीजें होती हैं, जैसे गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। फ्लैजिलेटेड सेल्स भी हमारे बॉडी में पाया जाता है, सिलिएटेड सेल्स भी पाया जाता है, माइक्रोट्यूबुल्स भी होते हैं, पेरोक्सीसोम, प्लास्टिड्स नहीं होता है सिर्फ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर हर एनिमल के सेल के अंदर यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये एक सेल, यूकैरियोटिक सेल का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है। फिर इंक्लूजन्स होते हैं, यानी इंक्लूजन्स बॉडी, जिसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल है। स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में शुगर पाया जाता है, लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स माने तैलीय पदार्थ, जो कि ऑयली पदार्थ होता है, जिसको हम लिपिड्स कहते हैं, फैट्स कहते हैं। शुगर यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह की चीजें जो है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स है एंड प्रोटीन्स। तो ये सारे स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और उसके साथ साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी होते हैं एंड सेक्रेशन ग्रेन्यूल्स भी होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के साथ। तो इन सारी चीजों का जिक्र हम अलग अलग वीडियोस के अंदर हम बड़ी डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें एक यूकैरियोटिक कोशिका का इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके कंपोनेंट वाले, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जो कि वो सारी चीजें मैंने बता दिया। अब देखिए, एक एनिमल सेल है, क्या है कि एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय ए सेल मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटोप्लाज्मिक मास यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? उसमें साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों जो है एक सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, जिसको हम एनिमल सेल कहते हैं। इस एनिमल सेल में आप देख लीजिए कि इतने सारे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले ये सारे कंपोनेंट्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारी की सारी चीजें एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लस माइक्रोविलाई भी होता है एनिमल सेल्स में। इसी तरीके से आप प्लांट सेल को देख लीजिए। प्लांट सेल में सारी वो सारी चीजों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा है जो कि एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। जैसे एक सेल बाउंड्री, जो ऊपर जो रिजिड सेल वॉल है, जो कि एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लांट के केस में सेल वॉल पाए जाते हैं। तो ये प्लांट सेल है। आप इसका जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जिसका फॉर्मेट ये है, देख सकते हैं इसमें कि वो सारी चीजें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और ये सारी चीजें यहाँ पर भी है जो एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। इसके साथ साथ वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है।
यहाँ हालांकि इस फिगर में थोड़ा छोटा ही दिखाया गया है, लेकिन इससे भी बड़ा बहुत ज़्यादा जगह जो है सेल का एक वैक्यूल जो है घेरती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल प्लांट सेल का ये फॉर्मेट है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। एक एक इसके कंपोनेंट्स को हम बहुत डिटेल में अलग अलग वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस वक्त पे मिल जाए और आपकी तैयारी ठीक से होती रहे। देखिए यहाँ पे क्या है इस स्लाइड के अंदर कि सेल को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करा है, अगर इसको आप जो है ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए सेल को अगर हम सी से डिनोट करें तो सी इज इक्वल टू ई का मतलब है सेल इनवेलप प्लस टी का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? सेल इज इक्वल टू ई प्लस पी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज इनक्लोज्ड विथ ए सेल इनवेलप, जिसको हमने ई कहा है, कि एक जो है प्रोटोप्लाज्म का एक मास है जो कि ई से घिरा हुआ है, यानी सेल इनवेलप से घिरा हुआ है, इसको हम सेल कहेंगे। तो C इज इक्वल टू ई प्लस पी। चलिए अब P को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो P इज इक्वल टू C माइनस ई, यानी कि C में से, यानी कि सेल से अगर ऊपर वाली उसकी जो छिलका है, जो उसकी बाउंड्री है, जो प्रोटेक्टिव जो बाउंड्री है, उसको कट करके हटा दें तो बाकी जो मास मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। अच्छा चलिए, अब प्रोटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो वो हमें मिल जाएगा फिर साइटोप्लाज्म, जिसको हमने एस से डिनोट किया है कि एस मीन्स साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू पी माइनस एन। तो ये एक सेल का बहुत ही मैथमेटिकल वे में हमने इसको डिफाइन किया, आप इसको समझ लीजिए। तो सेल क्या है? सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म which is enclosed by a cell envelope। प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल देंगे, साइटोप्लाज्म मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस जोड़ देंगे, आपको जो है प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा। प्रोटोप्लाज्म के ऊपर से एक जो है बाउंड्री लगा देंगे तो आपको जो है एक सेल का फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से सेल आपको मिले। उसमें असल जो चीज है, आप देखिए कि सेल के अंदर है क्या, एक लिक्विड पार्ट है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। उस लिक्विड पार्ट को हम क्या कहते हैं? सबको मिलाकर, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेल। और इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारे लाइफ के प्रोसेसेज चलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म इज ए लिविंग लिक्विड। ये एक तरह का जीवित तरल पदार्थ है जो कि जिसके अंदर लाइफ के सारे प्रोसेसेज चलते हैं। इसीलिए तो किसी साइंटिस्ट, किसी वैज्ञानिक ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का आधार है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये एक जीवन का आधार है प्रोटोप्लाज्म। क्यों? कि उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी लाइफ की प्रोसेसेस हैं, क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो होती है। उसी में सारा मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सिंथेसिस हो रहा है, कोई चीज बन रहा है। आप किसी बने हुए चीज को उसमें तोड़ तोड़ कर नई चीजें बन रही है। एनीवे, तो ये हो गया एक सेल। सेल के ऊपर से आप सेल मेम्ब्रेन हटा दीजिएगा
सेल इनवेलप हटा दीजिएगा तो प्रोटोप्लाज्म मिल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल लोगे तो साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। ये प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का हमने यहाँ पे ये डिफरेंशियल एनालिसिस किया है कि दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें आपको मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स के लिस्ट है, इसको मैंने लिस्ट कर दिया है। आप अपने नोटबुक में लिख लो ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीजें आपको सिस्टेमेटिकली याद हो जाए। हालांकि मैं एक एक कंपोनेंट यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में अलग अलग वीडियोस के अंदर पढ़ाएंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगी। लास्ट में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का भी एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है कि जितने बैक्टीरिया है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। और बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स की जो सेलुलर फॉर्मेट होती है वो ऐसे होता है। आप गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है इस सेल के अंदर, और बीच में वो डीएनए है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवैजिनेशन है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मकरे की जाल के तरह जो है अंदर की तरफ इनवैजिनेटेड, इनफोल्डिंग जिसको कहते हैं, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं मीजोसोम। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जो है राइबोसोम मिलेगा, उसके अलावा साइटोप्लाज्मिक मास मिलेंगे यानी प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। प्रोटोप्लाज्म के अलावा ना तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि विकसित न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके अंदर गोल्गी बॉडी नहीं है जो कि हमने एनिमल या प्लांट सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल में देखा था। उसमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डीएनए है, मीजोसोम है, जो सेल के जो बाहर जो सेल से अटैच पार्ट होते हैं जो ऑर्गेनेल्स हैं, फ्लैजीला है, पीली है, इसके अलावे सेल के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन इस सिंपल सी सेल के अंदर लाइफ के सारे प्रोसेसेस चलते हैं। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके बाद हमने कॉमन जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में जो कॉमन होगा उसको मैंने लिस्ट कर दिया है। उसका लिस्ट आप देख लो, नोट कर लो, मेमोराइज कर लो, यानी याद कर लो। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, दोनों में, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होता है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, माइक्रोट्यूबुल्स, पेरोक्सिसोम एंड वैक्यूल दोनों तरह के सेल में होते हैं, यानी एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे और प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे। प्लांट सेल में सेल वाल होता है, प्लास्टिड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये तीनों चीजें एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। और एनिमल सेल्स में लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम होते हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम एंड न्यूक्लिक एसिड्स ये चाहे प्लांट के सेल हो या एनिमल सेल हो सभी में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लिया इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स का, बैक्टीरिया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर। आपको मैं समझता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये थोड़ा हाइयर लेवल की बात है, वो ये है, इसका मैं चर्चा करता हूँ थोड़ी देर में कि हमने क्या देखा। हमने ये देखा कि सेल के अंदर बहुत सारे सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ सेल के बाहर भी होते हैं, सेल से जुड़ा हुआ, जैसे फ्लैजीला है, सीलिया है, तो ये है। बाकी सब के सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वाले बहुत सारे कोशिकांग है।
यानी सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में इसका मैं जिक्र कर चुका। तो इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं, कोशिकांग है, उनका अलग अलग काम होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है इसमें कि डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को हर सेल ऑर्गेनेल्स को बांट दिया गया है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि वो एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि वो सिंथेसिस वाला काम करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन का निर्माण होगा, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करेगा कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ उसका पैकेट बना के और सेल के अंदर या सेल के बाहर उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। लाइसोसोम का अलग काम है, सेंट्रियोल का अलग काम है, न्यूक्लियस तो पूरे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन्स के अलग अलग वर्क है, उसमें सिस्टम का अलग अलग काम है, उसी तरीके से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल सिस्टम्स हैं, उस ऑर्गेनेल सिस्टम्स में डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम की बंटवारा किए गए। जिसको जो काम असाइन किया गया है वो सारे के सारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम का एक प्रोग्रामिंग जो होगा, ये सारे एक प्रोग्राम के तहत ये सारी क्रियाएं होती है सेल के अंदर। तो वो प्रोग्राम है क्या, किसके पास वो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग करता कौन है? तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और वो न्यूक्लियोटाइड एक जेनेटिक कोड के रूप में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में वहां पे सुव्यवस्थित तरीके से चला रहता है। उसमें जीवन की सारी प्रोग्रामिंग रहती है। इसलिए और वो प्रोग्राम एक सेल के अंदर ही रन कर सकता है। वो प्रोग्राम जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग के रूप में क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है, गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है, वो सारे के सारे प्रोग्राम एक सेल के अंदर रन कर सकता है। इसलिए हम सेल को, एक लिविंग सेल को हम कह सकते हैं कि ए लिविंग सेल इज एक्टिंग एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। इसलिए हम एक सेल को कह सकते हैं कंप्यूटर के भाषा में कि ए सेल इज ए बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट all life processes which is mandatory for survival of a cell। तो क्या है, सेल एक लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक बहुत रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वेंशन अभी नहीं हो पाया है। इसलिए लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एक बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हो जाएगा, इन्वेंशन हो जाएगा, सारे पाथवे एस्टैब्लिश हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हर चीज जो बॉडी के अंदर हो रहा है वो हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम सारी चीजें लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग तो मौजूद है डीएनए के रूप में, उसमें से सिर्फ हमें बनाना है। इसको आप और डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जाइगोट होता है ना, जाइगोट कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग को, जो रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे आप, उसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में दो इवेंट होते हैं। एक प्री रिप्रोडक्शन स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस। देखिए, फर्टिलाइजेशन कहते हैं दो गैमेट के एक साथ मिल जाने की क्रिया को,
जिसको हम निषेचन कहते हैं हिंदी में, कि दो गैमेट यानी मेल एंड फीमेल गैमेट जब एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाए, जब मिक्स हो जाए, जब मिल जाए, तो इस प्रक्रिया को, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। Fertilization is a biological process in which two dissimilar gametes, these gametes are male gamete and female gamete, get fused together to form a zygote। अब उस zygote में है क्या? जीनोम है, जो कि मेल साइड से जो जीनोम आया क्रोमोसोम के रूप में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें, और फिर फीमेल साइड से अंडाणु के रूप में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आकर मिक्स हो गया। अब इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग, ये जाइगोट बना इस तरीके से, और उस जाइगोट के अंदर क्या है? लाइफ के पूरे, लाइफ का जो है पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर, ये एक नए जीव को बनाना, एक नए बच्चे को जन्म देना है। अब वो प्रोग्राम उस सेल के अंदर, यानी कि जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर एम्ब्रियो, उस जाइगोट के अंदर वो सारे के सारे प्रोग्राम रन करेगा, और रन करने के बाद कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद एक नए बच्चा जो मैच्योर न्यूनेट बन के तैयार हो जाएगा। लाइफ शुरू हुई कहाँ से? एक जाइगोट से। जाइगोट कैसे बना? दो गैमेट के मिलने से, गैमेट भी सेल और जाइगोट भी सेल, लेकिन उस जाइगोट में कंप्लीट जीनोमिक प्रोग्राम है, जिसके अंदर लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को सेल इस्तेमाल करके, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके बॉडी को बनाने वाले जितने भी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं, सारी की सिंथेसिस हो गई, प्रोग्रामिंग हुआ हर स्टेज पे, फिर रीप्रोग्रामिंग हुई, फिर एक ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ जिससे कि ऑर्गन का निर्माण हुआ, फिर उसकी असेंबली हुई, असेंबल होकर एक नया ऑर्गेनिज्म ह्यूमन नियोनेट के रूप में तैयार हो गया यूट्रस के अंदर। और फिर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिजियोलॉजिकल और सिजेरियन, यानी कि पार्चुरेशन हुआ, नए बच्चे का जन्म हुआ। और वो बच्चे का की लाइफ जो है शुरू कहाँ से हुई? तो जाइगोट से। तो कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि क्या है कि ये जो लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस लिविंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम रन करता है, और वो प्रोग्राम रन करके सारे लाइफ से रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स बनाकर उसकी असेंबली हो जाता है, फिर नए बच्चे का जन्म होता है। यही प्रोसेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं आखिर में कि सेल इज ए living operating system in which all programs associated with life processes executed inside this cell। तो ये हम यूकैरियोटिक सेल की चर्चा कर रहे थे। यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो एक सेल के अंदर सुनियोजित ढंग से सजे रहते हैं, और उनका अपना अलग अलग काम है। उसके फंक्शन को हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।